अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लूसी ग्रे पोम की एक्सरसाइज को, जो कि हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक में दी गई है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर हमें मीनिंग दी गई है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम कवर कर चुके हैं। उसके अंदर बहुत डिटेल में मैंने आपको ईच स्टैंजा की जो है एक्सप्लेनेशन बताई है, तो वो वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें आपने मीनिंग फाइंड आउट करनी है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है सॉलिटरी। सॉलिटरी अगर हम देखें तो एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तन्हा हो। ठीक है, तो उसके लिए हम देखें तो हमारा इसमें कंटेक्चुअल मीनिंग लॉनली आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रेस्ट। तो हम इसको देखते हैं तो एक रेस्ट किसको कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है दुखी इंसान हो कोई, उसको हम रेस्ट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही दुख में हो तो हम इसके लिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग सैड यूज़ करते हैं। ठीक है, रेस्ट। उसके पेरेंट्स जो जब उसको ढूंढ रहे थे तो उनकी जो कंडीशन यहाँ पर बताई गई है रेस्ट कंडीशन थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा गमगीन थे। कॉमरेड हम किसको कहते हैं, साथी को कहते हैं। ठीक है, जो कंपेनियन हो, या तो आप उसको फ्रेंड भी कह सकते हैं या कंपेनियन भी कह सकते हैं। ठीक है, वेंटन हमारा जो सेकंड स्टेंजा में अगर देखें वहाँ पर यूज़ हुआ है कि आपको हेयर और फॉन तो नज़र आएंगे वेंटन कहते हुए। वेंटन मतलब होता है जंपिंग। ठीक है, जंप करना, उछलते कूदते नज़र आना। तो वेंटन मीन्स हो गया हमारा जंप। एंड ट्रिपिंग मीन हो गया वॉकिंग। ठीक है, ट्रिपिंग का मतलब होता है चलना। तो ये हमारे वर्ड मीनिंग थे। उसके बाद हमारे जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसके अंदर हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहला हमारा जो एमसीक्यू है वो क्या है, द पोएट चांस टू सी लूसी। तो वो हमें टाइम बताना है, किस टाइम पे जो है पोएट जो है उसको लूसी नज़र आती थी, एट द ब्रेक ऑफ द डे। तो ये एक सिग्निफिकेंट टाइम था पोम का। हमने इसको डिस्कस भी किया था एक्सप्लेनेशन में, तो आप वो वीडियो भी एक्सप्लेन ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके टाइम की भी जो इम्पोर्टेंस का पता चले। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू। लूसी फादर आस्क्ड लूसी टू गो टू द टाउन विद अ लैंटर्न टू ब्रिंग हर। तो लूसी के अब्बू ने उसको टाउन क्यों भेजा था, ताकि वो अपनी मदर को लेके आ सके। तो राइट ऑप्शन इज डी। Lucy replied to her father that she would go to the town to take back her mother. सो लूसी ने किस तरीके से रिप्लाई किया था, ग्लैडली रिप्लाई किया था, बिकॉज शी इज़ अ स्वीट चाइल्ड। तो उसने ग्लैडली वे से अपने फादर को रिप्लाई किया था। एमसीक्यू नंबर 4 है, लूसी कुडंट रीच द टाउन बिकॉज। लूसी टाउन क्यों नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि शी लॉस्ट हर वे इन द स्टॉर्म। टाइम से पहले स्टॉर्म आ गया था और स्टॉर्म में वो अपना रास्ता खो गई थी। ठीक है, MCQ नंबर 5, द वुडन ब्रिज वॉज एट अ डिस्टेंस ऑफ डेज फ्रॉम लूसी हाउस। तो हमें बताना है वुडन ब्रिज कहाँ है। हमारी पोम के अंदर हमें ये बताया गया है कि फरलॉन्ग। वुडन ब्रिज, वो जो ब्रिज था वो, उसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फरलॉन्ग है। तो उनके घर से जो उनका वुडन ब्रिज था वो फरलॉन्ग था। ठीक है, बहुत दूर था। लूसी पेरेंट्स बिकेम सर्टेन ऑफ हर डेथ व्हेन दे सा। कि उनको लूसी की डेथ का कब यकीन हुआ था, जब उन्होंने उसके फुटप्रिंट्स देखे थे। ठीक है, आगे जाके उनके वो फ्रेंड्स फुटप्रिंट्स ख़त्म हो गए थे ब्रिज पर, तो उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी जो डॉटर है वो अब नहीं रही है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 7, सम पीपल स्टिल बिलीव दैट लूसी कैन बी सीन। लूसी कैन बी सीन, और उसको कहाँ देखा जा सकता है, इन माउंटेन्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज ए, सॉरी। एमसीक्यू नंबर 8 हमारा, पीपल बिलीव लूसी कैन बी सीन डूइंग दीज एक्टिविटीज एक्सेप्ट। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि लूसी जो है ये एक्टिविटीज़ करती है सिवाय इसके। तो हमें बताना है कि वो हमारी पोम में देखें तो लुकिंग स्ट्रेट, कि वो सीधी चलती रहती है, पीछे नहीं देखती। वो सॉन्ग भी सिंग करती है और वो रैपिडली मूव करती है, तो वो किसी से बात नहीं करती। तो ये दिस इज़ द राइट ऑप्शन, के एक्सेप्ट इसके वो ये तीनों काम करती है। ठीक है, सो ये हमारे एमसीक्यू थे इस पोम के, जो कि हमारी क्लास 11 की बुक के अंदर दिए गए हैं। पोइट्री सेक्शन में हमारी जो पोम लूसी ग्रे है उसके बुक, उस सेक्शन में एमसीक्यू नंबर जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 3 है उसके अंदर हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं
और उनको रिप्लाई करना है। अगर एक्सप्लेनेशन आपने सुनी हुई है तो इजीली आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड लूसी लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड शी वाज। तो हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर देखा है कि शी इज़ अ स्वीट चाइल्ड, और वो जो है कहाँ रहती थी, वाइल्ड मोर पर रहती थी, ठीक है, मतलब खुले मैदानों में वो रहती थी। तो लूसी लिव इन अ वाइल्ड मोर एंड शी वाज अ स्वीट चाइल्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड लूसी फादर सेंड हर एंड व्हाई। उसके फादर ने उसको कहाँ भेजा था, टू द टाउन, एंड उसको किस लिए भेजा था, ताकि वो अपनी मदर को वहाँ से ले आए, ठीक है। तो टू टेक हर मदर होम बिफोर टाइम, दिस इज बिफोर नाइट, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड लूसी मीन व्हेन शी सेड यॉन्डर इज द मून, ठीक है। तो लूसी का क्या मतलब था, हमसे ये पूछा गया है। लूसी मीन टू से दैट देयर इज येट इनफ टाइम फॉर द नाइट टू फॉल, कि अभी भी जो है बहुत वक्त है, इसने फिर वो लेकिन उसी वक्त जो है निकल गई थी, क्योंकि चर्च ने जो है उस टाइम 2 बजाए थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड लूसी टेक लैंटर्न विथ हर, क्योंकि उसके फादर ने उसको कहा था लैंटर्न लेके जाने का साथ। तो द राइट आंसर इज बिकॉज हर फादर आस्क्ड हर टू टेक द लैंटर्न विथ हर। Question number 5. Do you think that tragedy would have been prevented if Lucy's father himself had gone to the town? हमसे पूछा जा रहा है कि ये ट्रेजेडी क्या लूसी के साथ होती है अगर लूसी के फादर जो है खुद जाते हैं। तो इफ़ हम लूसी को और उसके फादर को कंपेयर करें तो शायद ये ना होता, क्योंकि लूसी एक स्वीट चाइल्ड है, वो इनोसेंट चाइल्ड है, और उसके फादर जो हैं एक यंग एंड एडल्ट मैन हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है वो उन चीज़ों को सँभाल सकते थे, लेकिन लूसी जो है स्टॉर्म का मुकाबला नहीं कर सकी, ठीक है। तो आंसर हम देखते हैं, इट माइट पॉसिबल बिकॉज़ लूसी वाज़ अ चाइल्ड एंड शी कैन नॉट सेव हरसेल्फ फ्रॉम द स्टॉर्म, ठीक है। वो खुद से अपने आप को नहीं बचा सकती थी, तो ये पॉसिबल था कि उस अगर उसके लूसी की जगह उसके फादर जाते तो पॉसिबल था कि ये ट्रेजेडी ना होती। बट इफ़ हर फादर गो देन श्योरली एज एन एडल्ट पर्सन ही माइट सेव हिमसेल्फ। अगर उसके फादर जाते और स्टॉर्म आ जाता तो शायद वो खुद को बचा सकते थे, लेकिन लूसी जो है इस ट्रेजेडी से खुद को नहीं बचा पाई, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट हैपेंड टू लूसी व्हाइल शी वाज गोइंग टू द टाउन। लूसी के साथ क्या हुआ था व्हेन लूसी वाज गोइंग टू द टाउन। द स्टॉर्म केम बिफोर द टाइम एंड लूसी कैन नॉट सेव हरसेल्फ फ्रॉम इट, ठीक है। लूसी टाउन जाने से पहले ही स्टॉर्म आ गया था और लूसी अपने आप को नहीं बचा पाई थी। व्हाट एफर्ट्स डिड लूसी पेरेंट इन फाइंडिंग हर, ठीक है, कौन कौन सी जो है उनके पेरेंट्स ने एफर्ट की थी। वो जो है दे शाउटेड ऑल द नाइट इन सर्च फार एंड वाइड। After a long search, they found the footprints of the little Lucy. They followed the trace, and on the bridge it was no more, and they knew that their daughter is no more. ठीक है। तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा शाउट किया था, उसका नाम पुकारा था, पूरी रात तक उसको ढूंढा था, लेकिन उसको कोई कोई उनको नहीं मिली थी लूसी। और फिर उन्होंने जो है उसके फुटप्रिंट्स देखे थे, उन्होंने उस फुटप्रिंट को ट्रेस किया और ब्रिज पे जाके वो फुटप्रिंट ख़त्म हो गए थे, और फिर उन्हें ये पता चल गया कि उनकी जो वो डॉटर अब नहीं है। व्हाट लेड द लूसीज पेरेंट टू द ब्रिज। लूसीज फुटप्रिंट्स लेड हर पेरेंट्स टू द ब्रिज, कि जो लूसी के फुटप्रिंट्स थे वो उसके पेरेंट्स को ब्रिज तक लेके गए थे। व्हाट डू पीपल स्टिल मेंटेन अबाउट लूसी ग्रे एंड व्हाई। तो लोग अभी तक लूसी ग्रे के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम देखें इन वर्ड्स ऑफ वर्थ, तो हम देखें यहाँ पर हमने पोएट्री की लाइन लिखी, येट सम मेंटेन दैट दिस डे शी इज स्टिल अलाइव चाइल्ड दैट यू मे सीन स्वीटली सी ग्रे अपॉन द लॉन्सम वाइल्ड, ठीक है। तो ये अगर हम देखें हमारी पोइट्री की लाइन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, लूसी डाइड एट सच अ यंग एज एंड अंडर सच unfortunate circumstances, she is still remembered by the townspeople and as well as reader now, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि लूसी जो है अभी भी जो है ज़िंदा है, क्योंकि वो एक छोटी एज में मरी है और उसके साथ बहुत ही ट्रेजिडिक सहन हुआ था। तो लोगों ने उसको आज भी याद रखा हुआ है, और जब रीडर्स ने भी, क्योंकि रीडर्स ने जब इस तरह की पोम देखी, एक कंप्लीट जो है पोम थी ये, फुल ऑफ इमेजरी,
तो हमें एक पूरा सेंस मिल रहा था इस पोम का। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जो दिए गए हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 है, वर्क इन पेयर एंड गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोम बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, कोई भी पोम होती है हमें उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी होती है। ठीक है, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, जो कि आप लोग अभी सीख रहे हैं। तो किसी भी पोम को पढ़ेंगे तो आपको जो अगर उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करने का कहा जाए तो उसमें आप मेन चीज़ें याद रखें कि आपको उसकी लैंग्वेज का बताना होता है, आपको उसके स्ट्रक्चर का बताना होता है, उसकी सेटिंग का बताना होता है। ठीक है, उसमें जो है सेटिंग के अंदर फिर जो आपका स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आपके पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, किस पर्सपेक्टिव से बताया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर में बतानी होती हैं। फिर कितना कौन सा स्टैंजा है, कौन सी पोम है, ये आपने पोम की जो टाइप्स वो भी सीखी थी। ठीक है, उसके बाद आपने उसमें लैंग्वेज बतानी होती है, वो हमारी पोइटिक डिक्शन में आ जाती है। थीम्स बताने होते हैं आपको, और जो है सेंट्रल आइडिया जो आपको मैसेज मिल रहा होता है इस पोम का, वो बताना होता है। ठीक है, पोएटिक डिक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल पोम थी हमारे पास, हमें हार्ड डिक्शन नहीं मिला, हमें हार्ड वर्ड्स नहीं मिलते इस पोइट्री के अंदर, क्योंकि एक इजीली जो है हमें मायने उसके समझ आ रहे थे। ठीक है, तो the poem Lucy Gray is written by William Wordsworth. He is a poet of nature. The diction of the poem is very simple but of full of figurative language. ठीक है, नेचर के पोइट हैं, वो रोमांटिक एज के पोइट हैं, तो उनकी जो पोइट्री है वो फुल ऑफ नेचर थी, और उनका जो डिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिक्शन हम लैंग्वेज को कहते हैं। हमारी जो लैंग्वेज जो यूज़ की गई है, वर्ड्स जो हमारे, वो हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन फिगरेटिव लैंग्वेज जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। Wordsworth used nature as his main object, plus he used simple language that is understandable by everyone। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने नेचर को मेन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, और इसके साथ सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जो कि सबके में इजीली समझ आ सके। लूसी ग्रे पोम कंटेन अ लॉट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ठीक है, उसके बाद हमसे थीम्स पूछी हुई हैं। मेजर थीम्स की अगर हम बात करें पोम के अंदर, तो वो ग्रीफ एंड लॉस है, रोमांटिसिज्म है, एंड इनोसेंस एंड फ्रेजिलिटी है। तो ये मैंने 3 मेन थीम जो थी हमारी, वो हमने इसमें कवर की। ग्रीफ एंड लॉस क्या है कि अगर हम देखें, क्योंकि उसमें एक डेथ को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उसमें लूसी ग्रे की डेथ के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा ग्रीफ एंड लॉस की थीम बनती है यहाँ पर। या तो आप इसको डेथ के नाम से भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको ग्रीफ एंड लॉस भी कह सकते हैं। द स्पीकर रिलाई हिज ग्रीफ ओवर लूसीज डेथ। ठीक है, तो अगर हम ग्रीफ देखें तो पूरा का पूरी जो पोम है उसमें जो है स्पीकर ने एक ग्रीफ शो किया है लूसी की डेथ पे। शी डाइड यंग एंड ही नेवर कुड हैव एंटिसिपेटेड such a sudden loss. The speaker first hints at loss in a strange fit of passion have I know. Before announcing her death, she dwelt among the untrodden ways. In a sense, the youth and innocence of his beloved are what make her death both seemingly appropriate and torturous। ठीक है, तो अगर हम देखें जिस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन में बात की कि पहले तो पोइट जो है लूसी गेरे के बारे में बताते हैं, और फिर किस तरीके से उसकी नेचर के बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद जो है अब वो उसके ट्रेजिक डेथ की तरफ आते हैं। ठीक है, फिर वो ट्रेजिक स्टोरी बताते हैं जो उसके साथ आई है। तो इस पोम के अंदर एक ग्रीफ एंड लॉस की बात हुई है, लूसी की डेथ की बात हुई है, तो ये एक सैड पोम है। ठीक है, उसके बाद रोमांटिसिज्म, ये थीम मैंने क्यों रखी। रोमांटिसिज्म आपको बताना चाहिए कि जो वर्ड्सवर्थ जो पोएट थे, वो हमारे रोमांटिक एज के पोएट थे। रोमांटिक एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें नेचर को बहुत ज़्यादा जो है डिपिक्ट किया जाता है, नेचर जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो। पोएट्स जो हैं या राइटर्स जो हैं, उनकी जो राइटिंग्स थी वो किस तरफ मूव कर गई थी, नेचर की तरफ मूव कर गई थी। तो इसलिए इस एज को जो है रोमांटिक एज के तौर पर जाना जाता है, और वर्ड्सवर्थ जो है इसके मेन पोएट थे। तो इसलिए जो है रोमांटिसिज्म एलिमेंट इसमें यूज़ हुए हैं, नेचर यूज़ हुई है, तो ये एक रोमांटिसिज्म थीम हो गई इसमें। The poem is typical example of romantic poetry. The way nature is glorified as a serene, magnificent place is a hallmark of this period. In addition, Lucy's portrayal as a virtuous, beautiful country girl
also says that she had this character because she lived in a place that was far away from society. In romantic work, society is often depicted as source of the corruption. ठीक है, तो अगर हम देखें एक पेन पॉइंट आपको और दिखाया गया है इसमें, रोमांटिक एज में जो कंट्री लाइफ या फिर सोसाइटी लाइफ होती थी उसको एज अ करप्शन दिखाया जाता था, मीन एक नेगेटिव एलिमेंट दिखाया जाता था, लेकिन नेचर को जो है बहुत ज़्यादा हाइटन किया जाता था, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई उसको किया जाता था। और लूसी ग्रे को अगर हम देखें तो उसको भी जो है, लूसी ग्रे को एक वाइल्ड मोर जहाँ पर वो रहती थी वादियों में, उसकी एक बच्ची जो है पोइट ने रिप्रेजेंट किया है, मतलब टोटली जो है उसको कनेक्ट किया है टू द नेचर। ठीक है, उसके बाद इनोसेंस एंड फ्रेजिलिटी। इनोसेंस हम देखते हैं, और फ्रेजिलिटी को भी, नज़ाकत जो होती है उसको हम कहते हैं फ्रेजिलिटी। लेकिन अगर हम फ्रेजाइल वर्ड यूज़ करें तो उसका मतलब जो होता है वो बहुत ज़्यादा, मैं जो बिल्कुल इनका डिफरेंट वर्ड आएंगे। ठीक है, तो इनोसेंस एंड फ्रेजिलिटी की अगर हम देखें तो ये कनेक्ट हो रही है किससे, लूसी के करैक्टर से। ठीक है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, लूसी की इनोसेंस दिखाई जा रही है, उसकी फ्रेजिलिटी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से कंपेयर किया है पोइट ने उसको टू द फॉन एंड रोजेज एंड वायलेट एंड, तो डिफरेंट चीज़ों के साथ उसको डिपिक्ट किया है। और साथ में जब वो नेचर से उसको डिपिक्ट कर रहे हैं, नेचर के एलिमेंट्स उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो साथ ही जो है उसको दिखाया भी है कि कैसे नेचर ने उसको जो है डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, वो एक बहुत यंग एज में जो है उसको नेचर के थ्रू ही जो है वो डेथ तक पहुंच गई है। ठीक है, शी प्लेज अ पैसिव रोल इन द पोम साइकिल, सजेस्टिंग दैट शी हैड नो रियल पावर। पैसिव रोल उसका क्यों दिखाया गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो उस एक तो वो इनोसेंस है। ठीक है, उसकी इनोसेंस दिखाई गई है, इसलिए उसको जो है बहुत ज़्यादा पैसिव रखा गया है। ठीक है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसके पास जो है पावर नहीं था। ठीक है, तो इसने जो है इसका रोल पैसिव दिखाया गया है, लेकिन एक्टिव रोल किसमें क्या दिखाया गया है, इसका नेचर का दिखाया गया है। ठीक है, एंड शी वॉज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द indifference ऑफ अदर पीपल एंड ultimately द क्रूरटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो उसका जो एक रोल दिखाया गया है वो एज अ पैसिव दिखाया गया है, नेचर जो है इसमें ज़्यादा हाइटन थी, और उसके साथ दिखाया गया है कि किस तरीके से जो नेचर ने जो है इसको डेथ की तरफ ले गई। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा। स्ट्रक्चर में हमने भी बात की कि हम सारा उसको बताते हैं किस टाइप की पोम है। और अगर हम देखें, लूसी ग्रे जो है 1799 में लिखी गई थी, और इसको पब्लिश किया था लिरिकल बैलेड में, सेकंड एडिशन 1800। ये जो है बैलेड है, लिरिकल पोम, और इसको डिवाइड किया गया है 16 इन स्टेंजास में एंड 64 लाइंस। ठीक है, स्टेंजास एंड लाइंस आपको क्लियर होंगी। स्टेंजा जब लाइंस जो है आपस में मिलती हैं तो वो एक स्टेंजा बनाती हैं। लाइंस अगर डिफरेंट लाइंस होती हैं, किसी में 6 होंगे, किसी में 4, किसी में 3, तो फिर वो हमारे जो है अलग अलग स्टेंजास बनते हैं। ईच स्टेंजा डिवाइडेड इनटू 4 लाइंस, तो उस 4 लाइंस के स्टेंजा को हम क्या कहते हैं, क्वाट्रेन। उसके बाद द पोम इज अ कलेक्शन ऑफ एंड नरेटेड बाय फर्स्ट पर्सन नरेटर। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें जो पोम है वो फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, क्योंकि जो पोइट है वो खुद ही जो है लोगों को बता रहा है। As a result of this narration technique, the reader is given an intimate understanding of the speaker's thought. तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक है, इसलिए जो है वो जो रीडर है वो डायरेक्टली जो है स्पीकर की थॉट्स को कवर कर सकता है। ठीक है, द पोम आर रिटन इन iambic pentameter। iambic pentameter भी जो है मैंने आपको जो हमारी पिछली वीडियोस गई हैं पोएट्री के, उसमें मैंने आपको बताया था, जो मीटर जो है 5 टाइम यूज हुए एक लाइन में, वो आपका iambic pentameter बनता है। ठीक है, ऑल ऑफ द पोम्स हैव एन ए बी राइम स्कीम। ठीक है, अगर राइमिंग स्कीम देखें, राइमिंग स्कीम भी हम मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाई थी। राइमिंग स्कीम, जो हमारा लास्ट वर्ड होगा उसका लास्ट लेटर हम देखेंगे, और उसका जो साउंड होगा तो उसको हम एक लेव से डिनोट करेंगे। तो पूरी जो पोम है उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी, विद द एक्सेप्टेशन ऑफ द 3 years she grew in the sun and shower। तो अगर ये लाइन देखें तो ये इस लाइन के अलावा बाकी सबकी जो एम्बिक जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। ठीक है,
अब अगर देखें इसमें आपको ये लाइन आपकी जो पोइट्री में जो आपकी बुक के अंदर दी गई है वो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बैलेट के अंदर जो इसमें जो है सेकंड एडिशन में दोबारा लोसी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, तो फिर उसके 2-3 जो है वर्जन्स आपके पास मौजूद है, ठीक है। विच फॉलोज एन A B C C B, तो उसकी जो राइमिंग स्कीम है इस लाइन की, वो राइमिंग स्कीम ये है। लैंग्वेज को अगर हम देखें, लैंग्वेज जो है सिंपल एंड इजी है। इसमें मैसेज अगर देखें वो क्या है, नेचर को दिखाया हुआ है। और उसके बाद जो है पोइट जो है सोचते हैं कि जो लूसीज सोल बिकेम द पार्ट ऑफ द नेचर, हर सोल स्टिल हॉन्ट्स एंड सिंग द सॉन्ग ऑफ द माउंटेन, और एज अ स्वीट नेचर शी गाइड्स पीपल इन द स्टॉर्मी नाइट, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5 के थ्रू मूव करते हैं। आपने जो है बताना है एल्डर्स को किस तरीके से गाइड करना चाहिए किसी भी फोर्सिबल डेंजर्स के बारे में। तो आप ये अपना जो है ग्रुप वर्क करेंगे तो उसमें आपका ये इजीली उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी सजेशंस देनी है। एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर आपने हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन बतानी है। आप या तो एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में कवर की है, या आप जो है यहाँ से जो है यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन मेंशन की है, यहाँ पर हर स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है। इसके साथ साथ आज ये व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपके इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको ये रिटन में एक्सप्लेनेशन चाहिए या आपको रिटन में एक्सरसाइज चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन करें। आपके जो नोट्स वाली वीडियो है वहाँ पे हमने व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हुए हैं, मेंबर बने और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री नोट्स जो हैं हर पूरी बुक के हासिल करें। 1 बाय 1 हम जो है आपको कंटिन्यूसली जो चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारी लूसी ग्रे की एक्सरसाइज थी, ओवरऑल एक्सरसाइज। तो इसमें अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो हमें कमेंट्स करें, वी विल हेल्प यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अल्लाह हाफिज़।